गुड मॉर्निंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, तो हम लोगों का अब टाइम तो पढ़ने का हो गया है, क्यों? बात क्लियर? और आज हम लोग पढ़ने के लिए बोले थे शायद उपसर्ग, कुछ इसी तरह का टॉपिक बोला गया था क्या? क्यों? बोलिए, कुछ इसी तरह के टॉपिक की चर्चा हम किए थे। उपसर्ग की हम चर्चा किए थे। इतना सबको क्लियर था कि आज हमको उपसर्ग पढ़ना है, इसमें हमको लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों? ठीक, ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 6 होगा। ओके? ओके सर। सबको आवाज सुनाई दे रही है ना? किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, अब ध्यान से अब आप लोग ध्यान से समझिएगा बेटा, अब कोई बात नहीं करेगा। देखो, उपसर्ग अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला हमारा शब्द होगा उप, और दूसरा हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा सर्ग। सबको कलर दिख रहा है ना? सर यस सर। हाँ, उप माने होता है बेटा समीप या नजदीक। उप माने होता है समीप या नजदीक, ठीक? और सर्ग माने होता है, सर्ग जो है बेटा ये लिया जाता है किसी ग्रंथ से। इसका जो हम अर्थ लगाएंगे वो किसी ग्रंथ से, किसी महाकाव्य से, ठीक? क्योंकि सर्गों की रचना हमें वही मिलती है। तो उपसर्ग हमारा जो है वो हमको दो शब्दों से मिलकर दिखाई देगा, एक उप और एक सर्ग। अब देखो, इतना तो आप कॉमन समझ लिए कि उप का अगर कोई आपसे अर्थ पूछे तो आप बता देंगे कि उप माने सर समीप होता है, और सर्ग जो है महाकाव्य या ग्रंथ में आता है। तो अगर हम इसको न भी लें, जैसे हम इसको अगर न भी लें, केवल हम उप से काम चला लें, तो समीप या नजदीक उपसर्ग में के अंतर्गत इसको कैसे रखेंगे? तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई शब्द है, मान लीजिए शब्द हमारा है पुत्र, क्लियर? एक शब्द हमारा है पुत्र और इसके समीप हम कोई शब्दांश जोड़ दे, मान लीजिए हमने जोड़ दिया सु। अब देखिए, हम लोगों ने पुत्र एक शब्द हमारे पास था और इसमें हमने सु नामक उपसर्ग जोड़ दिया, तो इस पुत्र का अर्थ इस सु के लगने से पूरी तरह बदल जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, इस पुत्र का जो अर्थ होगा इस सु के लिए पूरी तरह से बदल जाएगा। ये सु लगते ही इस पुत्र के अर्थ को बदल देगा। जैसे पुत्र का मतलब होता है केवल और केवल लड़का, ठीक? और सु माने होता है सुंदर या अच्छा, सुंदर या अच्छा। इतना क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, वहां जो था सुपुत्र माने, अगर इसको पहले तो पुत्र से अगर हम इसको लेते तो ये हमारा केवल और केवल क्या बनता? लड़का। लेकिन जब सुपुत्र से इसको हमने ले लिया तो पहले तो हमारा एक शब्द ही नया बन गया, वो शब्द हमारा क्या बना? सुपुत्र। अब जब सुपुत्र का हम अर्थ लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? अच्छा लड़का।
इतना क्लियर सबको? बताइए। Yes, sir. अच्छा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है बेटा समझने में? इसी तरह एक दो उदाहरण हम और देखेंगे तो चीजें हमको और आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। एक उदाहरण हम और देखते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने सुपुत्र लिया, चलिए एक और लेते हैं। ठीक, एक उदाहरण हम ले लें इसका, ऐसा लिया जो आप लोगों को समझ में आए ना। सत्य। सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? सबको बेटा स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक, अब देखो सत्य में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा असत्य। अगर सत्य का मतलब सच होता है, इसका मतलब अगर सच होता है तो इसका मतलब क्या होगा? झूठ होगा। झूठ। इतना क्लियर सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत है। अब देखना ध्यान से, हमने दो एग्जाम्पल देखे हैं। एक हमने देखा सुपुत्र का और दूसरा हमने क्या देखा? सत्य असत्य का। दोनों में हमने ये चीज देखा कि ऐसे शब्दांश जुड़ रहे थे जो उस शब्द के आगे जुड़ रहे थे। क्यों जुड़ रहे थे कि नहीं जुड़ रहे थे? उस शब्द के आगे जुड़ रहे थे या उस शब्द के पहले जुड़ रहे थे। तो अगर अब हमको इसकी परिभाषा बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिएगा। इसकी परिभाषा अगर हमको बनानी हो तो बेटा हम कैसे बनाएंगे? एकदम ध्यान से समझना, घबराने की बात नहीं है कि वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में भी परिवर्तन ला दें। जुड़कर उनके अर्थ में क्या करें? परिवर्तन ला दें। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इतना सबको क्लियर है? सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ध्यान से अगर इसको हम पढ़ें तो कह रहा है कि वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, अब तक तो पहले हमने एग्जाम्पल से समझा था, अब हम इसको समझ लेते हैं परिभाषा पे रख के। परिभाषा क्या कह रही है? वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर, हम लोगों ने देखा था ना, अ जो है ये सत्य से पहले जुड़ा था। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर, शब्दों के पहले जुड़कर, सत्य हमारा एक शब्द है और एक शब्दांश है। परिभाषा पर जाइए। परिभाषा कहती है वे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर ये शब्दांश जुड़ता है तो शब्द के अर्थ ही पूरी तरह क्या होंगे? बदल जाएंगे। क्या होंगे? पूरी तरह बदल जाएंगे। अगर एक तरफ हमारा सत्य का मतलब होता था सच, तो असत्य का क्या मतलब हो जाएगा? असत्य का मतलब हो जाएगा बेटा झूठ।
तो इतना सबको क्लियर? अब किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। तो यही अ हमारा बेटा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, क्लियर? ओके सर। चलिए अगले पार्ट पे हम आते हैं। हम लोगों ने उपसर्ग की परिभाषा समझ ली कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे उपसर्ग के प्रकार। आगे हम क्या देखेंगे बेटा? उपसर्ग के प्रकार। जैसे हमारा शरीर होता है ना, इस शरीर के कई भाग होते हैं। आंख है, हाथ है, नाक है, मुंह है। तो इसी तरह उपसर्ग के भी बेटा कई प्रकार थे। अच्छा, प्रकार क्यों होंगे? क्योंकि उपसर्ग हमेशा भाषा में प्रयोग होता है। एक चीज और ध्यान देना, उपसर्ग हमेशा भाषा में प्रयोग होता है। उपसर्ग बेटा हमेशा भाषा में प्रयोग होता है। अब वो भाषा कुछ भी हो सकती है, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी हिंदी भाषा हो, ठीक, चाहे चीनी हो, चाहे अंग्रेजी हो। अंग्रेजी में इसको सफिक्स कहते हैं। आप लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये सफिक्स के नाम से मिलेगा। चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो। क्या बेटा? क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर ये वाला कलर। अच्छा, ये कलर समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये लिखा है हिंदी, ये लिखा है चीनी, ये लिखा है अंग्रेजी, ये लिखा है उर्दू, ये लिखा है अरबी। अब क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बताया था आपको कि उपसर्ग जो होते हैं वो बेटा केवल और केवल कहाँ होते हैं? भाषा में होते हैं। हर भाषा का अपना क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो अब हम देखते, अब चूंकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हम हिंदी के ही उपसर्गों को पढ़ेंगे, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि उपसर्ग मैंने बताया ना कि हमेशा भाषा में होता है। तो हिंदी विषय हम पढ़ रहे हैं और जरूरी नहीं कि केवल हम हिंदी के ही उपसर्ग पढ़ें। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इस पे अगर हम अध्ययन करें, इस पे अगर हम नजर डालें, तो हम क्या पाएंगे कि उपसर्ग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे। जो आप लोगों को या हम लोगों को नॉर्मल रूप में सामान्य तौर पे जानने की बात है, तो उपसर्ग हमको बेटा 4 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे? 4 प्रकार के मिलेंगे। और वो भी कौन कौन से होंगे? पहला होगा जो हिंदी भाषा की जननी है। जननी माने जिससे हिंदी भाषा निकली है। तो पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत। यस, वेरी गुड। संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ठीक, ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा हमारा कौन सा होगा? हिंदी के उपसर्ग। हाँ, हिंदी के उपसर्ग। दूसरा हमारा होगा बेटा हिंदी भाषा के उपसर्ग। तीसरा हमारा होगा उर्दू के ठीक, और जो हमारा नंबर 4 होगा अंग्रेजी का उपसर्ग। वो होगा अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक बेटा, यहां तक किसी कोई दिक्कत?
बोलिए, हाँ सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब समझिए ध्यान से, सबके जितने भी भाषाओं के उपसर्ग हैं, सबके उपसर्गों की संख्या अलग अलग है और ये उपसर्गों की संख्या आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी किताब में जो है तमाम तरह के उपसर्ग के उदाहरण दिए गए हैं। एक एक उदाहरणों को अगर अब हम लेके चलें, पहले हम संस्कृत के उपसर्ग अगर लेके चलें, संस्कृत के उपसर्गों पर ध्यान दिया जाए क्या? पहले हम संस्कृत के उपसर्गों को बेटा लेके चलेंगे और इसी से 2-4 शब्द बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक? संस्कृत भाषा के उपसर्ग, चलिए पहले हम लेते हैं अति। एक उपसर्ग संस्कृत भाषा का है अति। आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, जितने भी उपसर्ग दिए गए हैं सब उपसर्गों को आप लोग ध्यान रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि ये जो उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं ये मुख्य रूप से किस भाषा के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं किसी अन्य भाषा के उपसर्ग हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया एग्जाम में कि अति किस भाषा का उपसर्ग है, तो आप भूल के भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी ये सब मत लिखिएगा। आपको ये ध्यान होना चाहिए इस स्तर पे कि अति जो है वो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अब देखिए, अति का मतलब होता है अधिक। हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि अब वो अति कर रहे हैं, कहते हैं ना कि अब वो अति कर रहे हैं, अब वो अति माने होता है अधिक या ज्यादा। कि कोई काम अगर आप गलती करो या फिर आप ध्यान दो, आप घर में कोई ऐसा काम करते हो जिससे लोगों को नुकसान होता है, तो लोग सामान्य तौर पे ये बात आपसे कह देते हैं कि जैसे मान लो अरहान है, क्योंकि अरहान अब तुम अति कर रहे हो, ठीक? तो इन सब चीज़ों को बेटा अगर ध्यान दिया जाए तो जल्दी से चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी। अति का मतलब होता है अधिक। अब देखो, अति से हम शब्द बनाएं तो एक हमारा शब्द बन जाएगा अतिशय, ठीक? अत्यंत बनेगा, और क्या बनेगा? अतिरिक्त। रिक्त माने होता है खाली, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, आपको पता है ना? अतिरिक्त बनेगा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है अनु। अनु माने होता है बेटा बाद में। अनु माने होता है बाद में या पीछे। इसीलिए जो आप लोग देखे होंगे, जो लड़का घर में सबसे छोटा होता है, नॉर्मल तौर पे उसका नाम अनुज रखा जाता है, ठीक? तो अनु माने होता है पीछे या बाद में। जैसे इसका एक शब्द बनेगा अनुज। अनुज का मतलब नहीं होता है छोटा। अनुज का मतलब क्या होता है? कोई पूछ दे तो बता देना, अनुज का मतलब होता है छोटा या बाद में जन्म लेने वाला, ठीक? क्लियर? चलिए, एक और होगा इसका अनुचर। अनुचर माने, चर माने चलने वाला, अनु माने पीछे, जो पीछे चलता हो। चर माने क्या होगा? चलने वाला, और अनुचर माने जो पीछे चलता हो। क्लियर? अनुरूप एक शब्द आपका बनेगा बेटा अनुरूप। तो इन सब चीजों को अगर आप इन सब आप उदाहरण को पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और जहां आपको दिक्कत होगी बार बार आप हमसे पूछिए, हम आपको बार बार बताएंगे। लेकिन हाँ, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक? एक उपसर्ग है औ। औ माने होता है खराब या बुरा। औ का मतलब ये होता है खराब या बुरा या हीन।
तो जैसे औनक, अवगुण, ठीक। चलिए, ये हमारे हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग। दूसरा बेटा जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग। ये कलर विजिबल होंगे। अगला हमारा पड़ेगा बेटा हिंदी भाषा के उपसर्ग। आप लोग याद इसको ज्यादा करिएगा, समझ के इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके 2 नंबर 3 नंबर या आगे की परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट के टॉपिक होते हैं बेटा, लोग इसी को बाद में जाके पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग। अब हिंदी भाषा के उपसर्ग कैसे हैं जरा देख लीजिए। कौन कौन से हैं? अ है, अध है, अन है, उन है, औ है, कु, नी, निर, ठीक। भर, जैसे एक भर है, एक शब्द आया है इसमें भर। भर का मतलब ही होता है क्या? पूरा। भर का क्या मतलब होता है? पूरा। अब भर से देखो अगर हमारा जो भी शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अगर कुछ समझा जाए तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा भरपेट, पेट भर के कंप्लीट, ये बनेगा हमारा भरपेट, ठीक। और क्या बनेगा? भरमार, लोग कहते हैं ना खिलौनों की भरमार थी। इसके बाद एक आध एग्जाम्पल इसके हम और देख लेते हैं। बाकी बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिन, बिन माने होता है बिना, जैसे बिन मांगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ये बताइए। Yes, sir. ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे, हम लोग देखिए 2 भाषाओं के उपसर्ग पढ़ चुके हैं, एक हिंदी भाषा के उपसर्ग और एक संस्कृत भाषा की। उसी तरह हम पढ़ेंगे बेटा उर्दू भाषा के उपसर्ग। किस भाषा के उपसर्गों को पढ़ेंगे? उर्दू भाषा के उपसर्गों को। उर्दू भाषा के उपसर्गों को हम पढ़ेंगे। इसके भी एक 2 उदाहरण अगर हम देख लें तो ज्यादा बेटर होगा। क्या है? अल है, ऐन है, कम है, खुश है। जैसे अल पहले लेते हैं, अल, ठीक। अल का मतलब होता है निश्चित। इससे हमारा शब्द क्या बनेगा? अलबेला, ठीक। अलमस्त मतलब एकदम मस्त है, निश्चित है कि वो एकदम अलमस्त है। खुश, खुश देखो उर्दू भाषा का शब्द है, ध्यान देना। लोग खुश रहते हैं, खुश कहाँ का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है। तो खुश का क्या मतलब होता है? अगर इसको हम करते हैं तो खुशखबरी, खुशबू, ठीक। और खुशखबरी, तमाम तरह के शब्द हैं जो बनते चले जाएंगे। इसके बाद बेटा हम आते हैं, इतना सब क्लियर है कि नहीं ये बताइए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होए? बोलो। हाँ, जहां जिसको समझ दिक्कत होगी बता देगा। अब खैर व्हाट्सएप वाली क्लास तो आपकी होनी है, वहां भी पूछ सकते हैं। और अंग्रेजी के उपसर्ग देख लेते हैं बेटा। अब एक मिनट रुक जाओ, पढ़ा लेने दो। अंग्रेजी के उपसर्ग बहुत कम आपको पढ़ने हैं क्योंकि इसका उपयोग होता नहीं है, लेकिन अब दे दिया है बुक में तो अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी में ही प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में बहुत कम। जैसे हमारे यहाँ सब, अंग्रेजी में एक सब आता है सब। सब माने होता है उप, ठीक, या नीचे या अधीन। सब कमेटी,
सब कमेटी, मतलब कमेटी के नीचे एक कमेटी, उसका नाम सब कमेटी है। सब रजिस्ट्रार हमारे यहाँ होता है, ठीक। डिप्टी या वाइस, इसका मतलब होता है सहायक। इसका मतलब क्या होता है? सहायक। हमारे डिप्टी कमिश्नर होता है ना, वाइस प्रिंसिपल होता है, ठीक, डिप्टी कलेक्टर होता है। इतना बेटा क्लियर है सबको? यहां तक किसी कोई दिक्कत जितना मैंने पढ़ाया अभी तक? बोलिए, बोलो बेटा, किसी कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, अब जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अब बताओ कि तुम लोगों को कहाँ ऐसी कोई चीज है जो न समझ में आई हो, क्योंकि मेरे पढ़ाए गए चीजों का आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीजें समझ में कहाँ नहीं आई है, जरा ये भी बता दीजिए। ओके सर मेरा क्वेश्चन है। बताओ अपना क्वेश्चन, तुम ही बताओ, नाम बताओ, अपना क्वेश्चन बताओ, क्या दिक्कत है?